हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम देख रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स का थर्ड लेक्चर। और हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, हमने डेरिवेशन किया था। हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाई दिया था कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों ही मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और साथ में कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है। फिर एक चीज़ और हमने की थी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड किया था। डेरिवेशन हमने उसका यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है। और भी चीज़ें हमने देखी थी, पैरेललोग्राम, लॉ, वेक्टर एडिशन के बारे में देखा था, है ना। और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सब हमने कुछ प्रूव की थी। तो जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जाके फटाफट देखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी। हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे और वो तो मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा जो भी फॉर्मूले थे। बाकी डेरिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब जैसे कि आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे सामने कि वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो वाटर का जो वेलोसिटी है, वाटर फ्लोइंग की जो वेलोसिटी है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ, ए एंड बी। सो ये जो वेक्टर है ए बी, ये देख सकते हो आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अ, आपको दिखाई दे रहा है। और जनरली हम बोल लेते हैं कि यही है आपका वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम। ठीक है। और इसका जो भी वेलोसिटी वो कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आगे चीज़ें और दी हैं, और ये जो चीज़ है ये रिलेटेड टू द शोर है, यानी कि जो भी फ्लो है उसके हिसाब से। द स्पीड ऑफ अ बोट रिलेटिव टू स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, बट रिलेटेड टू स्टिल वाटर, यानी कि लेट से अगर पानी नहीं बहता है ना, लेट से उस पानी में कोई भी फ्लो नहीं है, एकदम स्टिल वाटर, जैसे कि स्विमिंग पूल का पानी है, तो उस टाइम पे बोट की जो स्पीड या जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर होती। ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका वेलोसिटी ऑफ द बोट इंडिकेट कर रहा है वेक्टर, और इसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल। सो ये वेक्टर ओ ए मान लेते हैं कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ द बोट या वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है। बट एट देन ये जो वेलोसिटी है ये विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोइंग वाटर है, बिना पानी बहते हुए जब आपका जो बोट चलेगा तो उसका कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। बट हमें पता है कि इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में वाटर फ्लोइंग की भी एक वेलोसिटी है, कि पानी जो है ना, पानी कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो बिल्कुल इसका, इस पानी के फ्लो का कुछ ना कुछ यहाँ पे असर पड़ेगा इस पे, इस बोट पे। तो इस पे जो, खुद सोचो आप, ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये है उस पे लगने वाला वाटर का वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसको आप लेट से आर वेक्टर ही बोल लो। ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ इसको मान लेते हैं, इस वाले वेक्टर को, जो आपका बोट वाला वेक्टर है, बोट के वेलोसिटी का वेक्टर, उसको आप पी वेक्टर मान लो। और ये जो पानी वाला वेक्टर है इससे हम मान लेते हैं क्यू वेक्टर। ठीक है। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ पता है और आपको बोला है कि अगर बोट इंटर करता है इस स्ट्रीम में हेडिंग द नॉर्थ, मैंने यहाँ शो भी किया है कि आपका जो बोट इंटर कर रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन में इंटर कर रहा है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रेवल। तो जो बोट ट्रेवल करेगा, ठीक है, बोट चलो ऐसा जाता जब पानी का फ्लो कुछ नहीं होता, बट पानी का फ्लो जब ऐसा है तो बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बोट के ऊपर, वो कुछ इस डायरेक्शन में बिहेव करेगी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पूछा ना वेलोसिटी क्या होगा उसके ऊपर बोट का।
तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ में हम उसका डायरेक्शन भी निकाल देंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और डायरेक्शन भी निकालना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लगे तो स्टार्टिंग में तो आप यही बोल दो कि आपका यहाँ पे लेट p vector indicates velocity of boat in still water। ठीक है, इन स्टिल वाटर वेलोसिटी ऑफ बोट लेट से p वेक्टर इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली q वेक्टर इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वही है, q वेक्टर आपका इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर। और r वेक्टर क्या होगा फिर उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। r वेक्टर be the resultant velocity of the boat। ठीक है, ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, ये सब बातें काफी जरूरी है। इसके बाद अगर हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, सो हमारे पास एक फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, बेस्ड ऑन दीज टू वेक्टर p एंड q। फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ था कि जो दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम अंडर रूट में वही दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, एडिशन करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी एंड क्यू एंड साथ में कॉस ऑफ थीटा जो कि होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बताते हो आप कि यहाँ पे जो दोनों आपके वेक्टर्स हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, अभी देखो एंगल निकालना है तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि, या यही एक तरीका है ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एंगल तब आप निकालोगे कि जब वेक्टर्स के टेल साथ में जुड़े हों या हेड साथ में जुड़े हों, तो वो टाइम पे जो एंगल मिलेगा वही थीटा होगा। जैसे कि अभी आप देखो तो पी वेक्टर का जो हेड है वो क्यू वेक्टर के टेल से जुड़ा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आएगा एंगल। ठीक है, भले आप कुछ आंसर दे दोगे, क्या पता वो तुक्के के साथ राइट भी हो जाए, बट ये तरीका होता नहीं एंगल निकालने का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं लेट से इस वेक्टर को आगे बढ़ा दूं, है ना, इस वेक्टर को मैं अगर ऐसे कुछ आगे बढ़ा दूं और क्यू वेक्टर को मैं वही रहने दूं लेट से। ठीक है, क्यू वेक्टर को मैं वहीं पर रहने दूं, ये आपका पी वेक्टर है और यह है क्यू वेक्टर। ठीक है, तो क्या आपको याद है कि आपका जो क्यू वेक्टर यानी कि बोट की वेलोसिटी, सॉरी क्यू वेक्टर यानी कि आपका जो वाटर की जो वेलोसिटी है वो ईस्ट डायरेक्शन में बोला गया था क्वेश्चन में, और जो बोट है वो हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर ईस्ट और नॉर्थ को कंपेयर किया जाए तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने दोनों के टेल को पहले ज्वाइन किया, तब जाके मुझे जो एंगल मिला मैं फिर तब जाके थीटा बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं हम कंक्लूड करेंगे, ऐसे इस हिसाब में नहीं कि यार ये आपका 90 डिग्री, ऐसे नहीं बोलेंगे। हमें चाहे दोनों वेक्टर को टेल के साथ जोड़ना होगा, ठीक है, या हेड के साथ जोड़ना होगा, तभी जाके हम कंक्लूड कर पाएंगे कि थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में तो थीटा चलो ठीक है 90 ही है। सो अगर थीटा आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तो मुझे उसका कॉस निकालना है। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0, है ना। तो अगर कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होगा, सो 0 को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं, चाहे वो 2pq है कोई भी वैल्यू हो, तो ये पूरा जो टर्म है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हम बस इसका और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करना है। सो चलो पुट करते हैं। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, यानी कि पी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही था 20, है ना। सो हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे। वैसे ही क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 20 का स्क्वायर, यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
400 + 25, विच इज विच इज अंडर रूट ऑफ 425। इसको आप सॉल्व करो बाय डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड एक चीज़ है जो 9th 10th में हमने पढ़ी होगी। उस मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो लगभग आपको मिल जाएगा 20.616, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपका जो बोट होगा आफ्टर द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर, उसकी कुछ वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा ऑब्जर्व अगर आप करोगे, सो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पहले ही चल रहा था, बट जब इसका इफेक्ट पड़ा वाटर का, तो देखो थोड़ी सी उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ चुकी है, 20.616 हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है कि इफेक्ट पड़ रहा है इस पे वाटर का, बट फिर भी हल्की सी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। तो यार यही तो फिजिक्स है ना। तो ये आपको मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। बहुत सारे सॉल्यूशंस आप अगर देखोगे ना, तो यहीं पे खत्म कर देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि यार वेलोसिटी की अगर बात पूछी गई कि यार वेलोसिटी बताओ, तो ये चीज़ इनफ नहीं होगी कि बस मैग्नीट्यूड आप बता जाओ। आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड हमने बताया, डायरेक्शन भी हम बताएंगे। ठीक है। सो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था डायरेक्शन के लिए कि हम अल्फा कुछ फाइंड करेंगे यहाँ पे, या अल्फा याद है यहाँ पे, अरे सॉरी मैंने मार्क नहीं किया था। अल्फा हम इसको बोल लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इसको हम अल्फा बोल लेते हैं। मुझे बस अल्फा निकालना है, और वही मुझे बता देगा कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा अपना, फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, जिसके रेफरेंस में लेते हैं। मैंने ये ट्रिक पिछले वीडियो में बताई हुई है कैसे हम इसको लिखते हैं। हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल लिया है ना, किसके हेल्प से लिया है, पी वेक्टर। ये जो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में है। सो मैंने अगर रिजल्टेंट वेक्टर के अलावा जो वेक्टर यहाँ मैं देख रहा हूँ ना, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, और जो वेक्टर बचा है वो यहाँ पे 2 बार आएगा। ये मैंने कुछ ट्रिक बताया था। और फिर ऊपर आप लिख दोगे साइन थीटा, और नीचे आप लिख दोगे कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आप करोगे। ठीक है। और इसके बाद तो यार हमें कुछ चीजें पता है, कि जैसे कि एज हम बोल सकते हैं कि जैसे कि थीटा तो यार पता है ना यार, 90 डिग्री था अपना। और अगर थीटा 90 डिग्री है, तब कॉस थीटा क्या हो गया था, कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा 0। और साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 क्यों पूछोगे यार, यहाँ पे साइन साइन भी तो है, तो उसका भी 90 पे एंगल निकालना पड़ेगा। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू कॉस की 0 और साइन की अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, साइन तो इसकी पूरी वैल्यू हो रही है 1, तो q × 1 इज q। और नीचे देखेंगे तो बस p ही बचेगा। क्या लगता है, क्योंकि कॉस वाली वैल्यू तो 0 होनी है, तो 0 × q इज 0। सो ऊपर q और नीचे p, बस यही बचेगा। ठीक है। इसके बाद ध्यान दे आगे, तो एक सेकंड, हाँ। अब इसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करें, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पुट करना है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड यहाँ ऑफ पी यहाँ पे पुट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू शायद 5 दिया था, है ना, 5 ही दिया था, देख लो एक बार। सो क्यू का हाँ मैग्नीट्यूड 5 दिया था, और पी का मैग्नीट्यूड 20 दिया हुआ है। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। सो ऊपर 5 नीचे 20। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, सो ये क्या मुझे मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ पॉइंट में वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.25, है ना, 0.25 है जाएगा। ठीक है। अब बात है, अब इसको कैसे फाइंड करना है, tan इनवर्स ऑफ 0.25। इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये टेबल लगेगा नेचुरल टेंजेंट्स का। हमें tan इनवर्स निकालना है 0.25 का। तो मैं बता देता हूँ कैसे ये निकालना होगा। ठीक है। और एकदम इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मुझे फाइंड करना है 0.25 का tan इनवर्स। तो ये जनरली लोगारिथमिक बुक आती है, 15-20 रुपए की, ले सकते हो आप लोग। और एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको अगर वो लॉग टेबल दिया है एग्जाम में, तो यहाँ पे खत्म कर देना, बोलना यार हो गया।
अगर मतलब लॉग टेबल अगर नहीं दिया है तो आप यहीं पे कंक्लूड कर दोगे, और अगर लॉग टेबल आपको दिया होगा तो मैं जो अभी करा रहा हूँ ना ये आप करोगे, क्योंकि लॉग टेबल के अंदर एक पेज होता है जहां पे नेचुरल टेंजेंट्स लिखा रहता है, वहां से हम ये चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आप देखो तो इस टेबल में कुछ डिग्री में यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू, डिग्री में एकदम फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो डिग्री में वैल्यू है। फिर ऊपर अगर हम देखें फर्स्ट रो में तो कुछ यहाँ पे मिनट में है, और कुछ यहाँ पे डिग्री में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, कुछ मीन डिफरेंस करके भी कुछ यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है ना। सो क्या यूज है इसका हर एक का बताता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे 0.25 के लिए मैं पता करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे इसके अंदर अगर वैल्यू देखोगे तो 0 पॉइंट में कुछ दिख रहा है, बट 0 पॉइंट में उसके बाद जो वैल्यूज हमेशा चार चार है ना। कोई भी वैल्यू उठा उठा के आप देख लो, हर वैल्यू कैसे दिख रही है, 0 पॉइंट के बाद चार चार डेसिमल तक है ना। बट अपने पास जो वैल्यू है यहाँ पे ये तो 0.25 ही है, तो उसको भी आप चार बना सकते हो ना। कैसे कर सकते हो, अगर 25 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट के बाद तो हम कितने जीरो लगा सकते हैं ना, तो हम इसको बोल लेते हैं 0.2500। ठीक है, तो लेट से हम इसका tan इनवर्स निकालेंगे, है ना, हम इसका tan इनवर्स निकालेंगे। तो देखो अभी हमें क्या देखना, अभी हमें ढूंढना है कि 0.2500 से इक्वल या इससे जस्ट छोटी वैल्यू कहीं है क्या। बिल्कुल होगी। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, अच्छा यहाँ पे कुछ 0.2309 आ रहा है, 0.2327 आ रहा है, अच्छा ठीक है। नीचे आया थोड़ा और तो 0.2493 आ रहा है, और नेक्स्ट है 0.2512। अरे ये तो जस्ट बड़ा हो गया ना 0.2500 से, है ना। ये 0.2500 जस्ट बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटा जो है वो वैल्यू ये है 0.2493। बिल्कुल, है ना। तो ये जो 0.2493 है, इसके बगल में जो वैल्यू है ना ये डिग्री में रहती है। तो 14 डिग्री यहां से आ रहा है कि 14 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। और जैसे आपने 14 डिग्री यहां देखा, वैसे एकदम ऊपर जाओ, ऊपर जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिनट भी दिखाई देगा। कितना मिनट है, 0 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे एक तो जो डिग्री मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 14 डिग्री और 0 मिनट, यही मिल रहा है। बिल्कुल, है ना। इसके बाद अब मुझे लेकिन वैल्यू क्या मिली है, 0.2493। मुझे वैल्यू मिली है 0.2493, और मुझे चाहिए क्या थी, मुझे चाहिए थी 0.2500। मुझे तो वैल्यू लेकिन ये चाहिए थी, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये कुछ वैल्यू निकाली है। अब क्या करोगे, मुझे जो वैल्यू चाहिए थी और जो वैल्यू मुझे मिली, ठीक है, जो वैल्यू मुझे मिली, इसमें डिफरेंस ले लोगे। इसमें कितने का डिफरेंस है वो निकालो। तो डिफरेंस मिलेगा आपको लगभग कितने का, 7 का, है ना, लगभग 7 का मिलेगा। अभी पॉइंट वॉइंट का मैं नहीं यहाँ पे लफड़ा ला रहा हूँ, बस एक ऐसे देखो, अगर पॉइंट ना होता तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता, 7 का आता, है ना। अब क्या करोगे आप, अब आप ऐसा कुछ करोगे कि आपने जो वैल्यू निकाली थी ना 0.2493 की, अब यहाँ पे आओ एकदम रो वाइज, लेफ्ट से राइट की ओर आओ, और यहाँ पे आप देखो तो ये मीन डिफरेंस का एक यहाँ पे कुछ कॉलम्स है। सो इसमें आप देखो कि 7 से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन से आपको दिख रही है, 7 से क्लोजेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 6 ना। 7 से जस्ट छोटी जो है दिख रही है आपको 6 दिख रही है। तो 6 से एकदम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो ये 2 रहेगा मिनट में, किस में रहेगा, ये मिनट में रहता है। तो आप क्या करोगे, ये 0 मिनट में 2 मिनट ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 डिग्री 2 मिनट, ये हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या आएगा, 14 डिग्री 2 मिनट। यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, या इस मिनट वाले वैल्यू को भी आप डिग्री में करके ऐड कर लो। जैसे कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कुछ ऐसा है 14 डिग्री +2 मिनट, है ना। सो अगर मैं इस मिनट को डिग्री में करूं तो मुझे सिंपली इस वैल्यू को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका डिग्री में, और आप इजिली इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, लगभग आएगा 0.033। अब ऐड कर लो 14 डिग्री + 0.033 डिग्री, ये आपका आंसर मिल जाएगा 14 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14.033 डिग्री। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14.033 डिग्री अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 14.033 डिग्री। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है।
तो ऐसे कुछ करके आपको निकालना होगा टैन इनवर्स वैल्यू। मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, और थोड़ा सा आप क्यूरियस होंगे कि टैन इनवर्स कैसे निकालेंगे। सो नेचुरल टेंजेंट का आपको टेबल यूज करना है, और जो मैंने आपको फ्लो बताया है कि ये जो वैल्यू है, पहले बात तो ये 4 में दिखाई दे आपको पॉइंट के बाद, आपको 4 डेसिमल पे वैल्यूज चाहिए, आपको 4 डेसिमल वैल्यूज चाहिए। और उसके बाद जस्ट छोटी वैल्यू आपको देखनी है, यहाँ पे ढूंढनी है जस्ट छोटी उससे, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिग्री वैल्यू है, देखो यहाँ पे कॉलम में भी दिखा है डिग्री, तो वो उतना डिग्री निकाला, और यहाँ वो आया तो उतना मिनट मिल गया मुझे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अच्छा मेरे एग्जैक्ट वैल्यू से कितना कम है, जितना कम है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आके मैंने मीन डिफरेंस में देखा कि अच्छा 7 से कम था, मुझे जितना मुझे वैल्यू चाहिए था उसमें 7 कम था, तो 7 से क्लोजेस्ट वैल्यू 6 है, अगर 7 आ गया तो और बढ़िया, 6 ही आया कोई दिक्कत नहीं, तो 6 से करस्पॉन्डिंग ऊपर की ओर जाओगे तो आपको मिलेगा 2 मिनट। तो इसमें ऑलरेडी 0 मिनट था, उसमें 2 मिनट ऐड किया तो हो जाएगा आपका 14 डिग्री 2 मिनट। और फिर 2 मिनट को लगे तो आप डिग्री में कर सकते हो बाय डिवाइडिंग बाय 60, और वैल्यू मिलेगी तो आप उसको ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी उस एंगल की। ठीक है, तो अल्फा भी आपको मिल गया विच इज 14.033 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा एक क्वेश्चन था जहां पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड भी निकाला और डायरेक्शन निकाला। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब जैसे कि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर आपको दिया, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं यही चीज को उल्टा बोलूं, जैसे कि ये दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका उल्टा क्या होगा, इस वेक्टर का ये दो कंपोनेंट है, इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट है। इतनी सी बात है बस। जैसे कि ये दो वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है। ठीक है, और उल्टा बोले तो कैसे बोलेंगे कि इस वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करें, ठीक है, या ऐसा बताएं कि ये वेक्टर किन वेक्टर से बना है, तो वो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है, और इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो ये बात है कि कभी भी कोई वेक्टर कुछ और वेक्टर से बना होगा, जिन वेक्टर से वो बना है उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब चीजें हमेशा इतनी आसान होती नहीं है। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि लेट से मेरे पास कोई ए वेक्टर है और इसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक है A1, एक है A2 और एक है A3। इसके 3 कंपोनेंट यानी कि तीनों के कंबाइन इफेक्ट से ये बना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट है। तो इसके बाद ये तीनों कंपोनेंट का एक हिसाब से आपको बस मैग्नीट्यूड दिख रहा है, डायरेक्शन कैसे शो होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। जैसे कि मान लो कि A1 के साथ होगा आपका लेट से कोई अल्फा कैप, A2 के साथ होगा कुछ बीटा कैप, और A3 के साथ होगा आपका गैमा कैप। ठीक है, ये तीनों का जो कंबाइन रिजल्ट होगा वो ये होगा, या ये बोल सकता हूँ कि इसके जो 3 कंपोनेंट है वो A1 A2 A3 है, कंबाइन जब करेंगे तो बस मैग्नीट्यूड ही थोड़ी रहेगा, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन देने वाले होंगे यूनिट वेक्टर्स। ये सब क्या है, ये सब है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो आपका यहाँ पे अल्फा कैप, बीटा कैप और जो गैमा कैप है ये हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और A1 A2 A3 क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं। समझ में आ रहा है ये चीज, मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को अगर मैं स्प्लिट करूं इनटू डिफरेंट वेक्टर, तो वो ऐसे कुछ 3 वेक्टर बनेंगे, जिसमें से स्पेसिफिकली अगर A1 A2 A3 बोलूं तो वो कंपोनेंट है, और अल्फा कैप, बीटा कैप और गैमा कैप ये यूनिट वेक्टर हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट।
समझ में आ रहा है? और जैसे कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा 3-3 यूनिट वेक्टर हैं। तो ये जो आपका ए वेक्टर है, ये मैंने आपको दिया है 3D में, 3 डायमेंशंस में। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग-अलग कंपोनेंट हैं। अगर 2 डायमेंशन है तो वहाँ पे 2 ही कंपोनेंट आएँगे। अगर एक ही डायमेंशन है तो एक ही कंपोनेंट आएगा। ये चीज़ है। ये चीज़ भी याद रखना है आपको। जितना डायमेंशन उतने कंपोनेंट। अगर 1 डायमेंशन है तो 1 कंपोनेंट, 2 डायमेंशन है तो 2 कंपोनेंट, 3 डायमेंशन है तो 3 कंपोनेंट। ठीक है? तो ये कंपोनेंट्स के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट है रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब यही चीज़ को लेट्स से मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया और आप वो वेक्टर को स्प्लिट कर पाए अलग-अलग वेक्टर्स में, या आप बता पाए कि अच्छा वो वेक्टर किन वेक्टर से बना है। जनरली कंपोनेंट बताने वाली बात है कि आपने किसी वेक्टर का मुझे अगर बता दिया कि इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। वही है यहाँ पे डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ये जो प्रोसेस है किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करने का, इसको हम क्या बोलते हैं? रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है? और बाकी वही चीज़ है कि रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इज़ इक्वल टू रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वेक्टर विद द सम ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर। वही है ना यहाँ पे कि रिज़ॉल्यूशन वेक्टर मतलब यही कि आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द सम ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का, और यही प्रोसेस ऑफ मेकिंग और स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अभी हमने बस कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया है और इस ग्राफ में मैंने एक प्लॉट किया है रिजल्टेंट वेक्टर को, और इसके जो 2 कंपोनेंट हैं वो ये हैं। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जो है Rx वेक्टर करके कुछ दिख रहा है आपको आपको और यहाँ पे Ry वेक्टर जैसे। ठीक है? तो अब ये फिगर को काफ़ी ध्यान से आप लोग देखो कि एक तो ये 2 वेक्टर हैं, मैं बोल सकता हूँ दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर है। क्योंकि अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके अगर मैं इसे यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? सो देखो ध्यान से, ये आपका Rx वेक्टर यहाँ की ओर जा रहा है, Ry वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है? तो ये तो दिख रहा है आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो उल्टा बोलना भी सही होगा कि इस वेक्टर के ये 2 क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे। वही सेंस के साथ जो हमने अब जस्ट डिस्कस किया। ठीक है? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम किसको बोलते हैं? जब ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हों, ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपको Rx वेक्टर दिख रहा है और Ry वेक्टर दिख रहा है। ठीक है? या फिर लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो देखो Rx वेक्टर और Ry वेक्टर यहाँ पे थे। ये दोनों के टेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो बता सकते हो आप यहाँ पे एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो मैं तो बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं ऑफ दिस वेक्टर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अगर ऐसा है तो हम ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? पहले मैंने ऐसे कुछ बताया, मैंने बस इतना बोला था कि अच्छा कंपोनेंट करके कुछ होता है। बट अगर वो कंपोनेंट किसी वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि एंगल 90 डिग्री बना रहे हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये चीज़ की है, फिर यहाँ पे देखो, तो सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऑन द एक्स एक्सिस, और वही सी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द वाई एक्सिस, ये पॉइंट बी तक। और आपको ये जो चीज़ मिलेगी है ना, यहाँ पे वही काम कर सकते हैं कि अब यहाँ पे आप ऐसा करो कि चलो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो चीज़ थोड़ी यूज़फुल हो जाएगी कि एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कंपोनेंट ऑफ आर along x-axis is equal to
देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वाला कंपोनेंट है आर वेक्टर का, वो कंपोनेंट है आर एक्स वेक्टर, है ना। सो ये वाला कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट है क्या कोई? बिल्कुल है यार, आर वाई वेक्टर है। तो हमने पहले ये लिख दिया कि अच्छा आर वेक्टर ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वो है आपका आर एक्स वेक्टर, और इसका एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है आर वाई वेक्टर। अब ये चीज़ हुआ कैसे कि आर एक्स मतलब एक आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमने पहले बोला था कि ये जो कंपोनेंट होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वही है, एक कंपोनेंट है आपका ऑन द एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट है आपका अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये पहला हमने इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हम यहाँ पे बोलेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ के हिसाब से हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इस लॉ के हिसाब से क्या होगा देखो, अभी ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो मैं ये चीज तो जानता हूं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल फॉलो करता है, या ऐसा मैं बोलूं, जो भी प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम फॉलो करता है सब के सब रेक्टेंगल में है, इसलिए मैं बोलता हूँ एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये अगर रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम भी है। जो भी प्रॉपर्टी आपको याद है सब अप्लाई कर लो। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, सब कुछ यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए हम लगा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके तहत उस लॉ के हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा होता है कि आपका जो डायगोनल है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, और जो एडजेसेंट साइड है उनका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब यही दो वेक्टर का जो एडिशन ही होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर एज पर द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर है। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ तो बोल ही रहा हूँ कि आपका जो आर एक्स वेक्टर इज दी कंपोनेंट ऑफ द आर वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, आर वाई इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि आर एक्स के साथ आई कैप। अब देखो आर एक्स वेक्टर है, इसका मैंने बस लिख दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड, बट ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ आई कैप। आई कैप क्या है, याद करो, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो ये बिल्कुल यार डायरेक्शन तो बता रहा है कि आपका जो आर एक्स वाला कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप ही होता है, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। वैसे ही सेम आर वाई वेक्टर के लिए भी, या इस कंपोनेंट के लिए भी आप बोल सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर वाई है, और आर वाई आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट कौन सा वाला यूनिट वेक्टर होता है, जे वाला यूनिट वेक्टर होता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यार लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है ये। ठीक है, तो इस चीज को काफी ध्यान रखना है आपको, इसको लेके तो मार्क कर लो कुछ इक्वेशन, क्या पता कुछ आगे काम आए हम जो करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ चीजें यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और अगर इस साइड को मैं अगर आर एक्स बोल रहा हूँ तो इस साइड को मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये रेक्टेंगल बन जाएगा तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर वाई। ठीक है, और अगर हम बस साइड लेंथ की बात करें तो बस वो मैग्नीट्यूड ही होगा, वो बस आर एक्स ही होगा, और इसकी जो साइड लेंथ है वो बस आर वाई होगा, क्योंकि बस वेक्टर, मतलब अगर बस साइड बताना मुझे, और साइड इज अ लेंथ विच इज जनरली मैग्नीट्यूड, तो मुझे वेक्टर के बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है उसके साइड को बताने के लिए। तो अगर मैं साइड बता रहा हूँ ओ ए, सो मैं बस आर एक्स लिखूंगा ना कि आर एक्स वेक्टर। सेम अगर मुझे साइड बताना है ए सी, तो मैं आर वाई लिखूंगा ना कि आर वाई वेक्टर। उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं मुझे, आर वाई इज इनफ। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि ओ ए का लेंथ है आर एक्स, एंड
ए सी का लेंथ है आर वाई, और वैसे आपका ओ सी विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप आर ही बोलो ना इसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बस। लेंथ वेंथ है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड से इनफ चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे आप देखो तो एक एंगल बन रहा है थीटा ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर विद दिस एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, कुछ चीजें डेराइव करते हैं, है ना, देखते हैं कि अच्छा और क्या चीजें यहाँ से निकल आती हैं। थोड़ा इसको हम थोड़ा नीचे भी उतार लेते हैं। एक सेकंड बस। ठीक है, बढ़िया। अब देखो आप लोग, अब यहाँ पे देखोगे तो अम, ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे हम फोकस कर रहे हैं, इस ट्रायंगल पे थीटा पे लेट से आप कॉस लगा दो, है ना, कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाता हूँ, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, अच्छा ओ ए मतलब क्या, ओ ए मतलब क्या, आर एक्स होता है ना, ओ ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड यानी कि आर एक्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर एक्स। और ओ सी, ओ सी मतलब क्या, ओ सी मतलब इसका मैग्नीट्यूड आर। ठीक है, तो अगर मुझे आर एक्स निकालना है तो मैं आर वहां भेजूंगा तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे यहाँ पे आर एक्स मिल जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आर एक्स की मुझे मतलब एक हिसाब से मुझे जो एक्स कंपोनेंट है मैं उसे फाइंड भी कर सकता हूँ। मुझे थीटा पता होना चाहिए और मुझे मेरा वो जो वेक्टर है जिसका मुझे कंपोनेंट फाइंड करना है मुझे वो पता होना चाहिए, मैं उसका एक्स कंपोनेंट आराम से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर खुद सोचो, अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकाल पा रहा हूँ या मैं उसका वो कंपोनेंट निकाल पा रहा हूँ जो कि अलोंग दी एक्स एक्सिस है, तो मैं क्या वो भी निकाल पाऊंगा जो अलोंग दी वाई एक्सिस है, बिल्कुल यार। तो क्या सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कॉस लगाया तो मुझे अगर मिला है इसका एक्स वाला कंपोनेंट, तो मैं इस पे साइन लगा दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा इसका वाई वाला कंपोनेंट, बिल्कुल यार सही सोच रहे हो। तो मैं अभी इसे थीटा पे लगा देता हूँ साइन, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब ए सी, हाइपोटेनस मतलब क्या, ओ सी। ए सी, ए सी का लेंथ कितना है, आर वाई, और ओ सी का लेंथ कितना है, आर। सेम यहाँ से आर वहां भेजो, तो आर मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, आपको यहाँ पे आर वाई मिल जाएगा आर साइन थीटा। तो मैंने सिमिलरली वो कंपोनेंट निकाल लिया जो कि अलोंग दी वाई एक्सिस है, और वो है आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है उस रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं ये दोनों ही इक्वेशन जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर लूं, देखो चीजें आसान होंगी, ये दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूंगा थ्रू आउट और ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, तो लिखेंगे हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो इक्वेशन 2 एंड 3 पे अगर आप स्क्वायरिंग और एडिंग कर रहे हो तो देखो, एक तो भाई लेफ्ट साइड जो है दोनों का, यहाँ पे आर एक्स और आर वाई दोनों का स्क्वायर होना है और ऐड भी होना है, तो हम लिखेंगे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। सिमिलरली इसका राइट साइड क्या है, इसका राइट साइड है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका राइट साइड का स्क्वायर कर दिया, प्लस इसके राइट साइड का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कुछ नहीं हम करेंगे। बट राइट साइड में आप देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ याद आ रहा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर ही मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1। और अगर मैं यहाँ से
आर निकालना चाहूँ, यानी कि मुझे बस आर चाहिए, स्क्वायर में शिफ्ट करूंगा तो यह हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, या ऐसे बोलो कि मैं अगर आपको ऐसे दे दूं कोई वेक्टर है और उसके कुछ कंपोनेंट हैं, और मैं बोलूं कि अच्छा यार ये कंपोनेंट ले लो और मुझे फटाफट इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो मुझे करना बस ये होगा कि मैं अंडर रूट में वो कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा वो कंपोनेंट जिसके हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। लगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो नेक्स्ट आपका यही आना चाहिए कि अब हमें निकालना होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको याद होगा, हमने पहले भी ये काम किया हुआ है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम टैन निकालते हैं। जैसे हमने साइन कॉस निकाला ना, अब यही एंगल का थीटा का मैं क्या निकालूंगा, टैन निकालूंगा। तो अगर मैं टैन थीटा निकालता हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है टैन थीटा का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा, अपोजिट क्या है यहाँ पे, अपोजिट है आर वाई, या फिर ठीक है आर वाई, और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, आर एक्स। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, आर वाई अपॉन आर एक्स। और सेम जैसे हमने पहले भी किया था कि हम थीटा के लिए इंटरेस्टेड है, थीटा चाहिए, थीटा में बताएगा डायरेक्शन क्या है, तो टैन को हम यहाँ भेज देंगे। तो थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका थीटा, जो कि बताएगा आपको कि डायरेक्शन क्या होगा इस वेक्टर का जिसके ये दो हैं कंपोनेंट। क्लियर है आपको ये चीज, ये बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको, स्लो स्लो, और इस चीज को आप समझो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन थ्री डायमेंशन। अभी तक हमने ये जो देखा था ये स्ट्रिक्टली टू डायमेंशनल था, यानी कि जहाँ पे बस एक्स और वाई एक्सिस ही इनफ थे उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे बस दो ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल थे, या दो ही कंपोनेंट वहां पे इनफ थे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो वेक्टर है वो एक प्लेन में सीमित नहीं रहता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये बस इसी प्लेन में सीमित है, इसी प्लेन में है, और यहाँ पे कुछ एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ वाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, इनफ। बट अगर कुछ ऐसा हिसाब बन जाता है कि आपका वेक्टर किसी भी एक प्लेन में लिमिटेड नहीं है, जैसे कि आप देखो ये वेक्टर, आप आर वेक्टर जो देख रहे हो, ये ना इस वाले प्लेन में है, ठीक है, ना इस प्लेन में है, ना ये वेक्टर बस इसी प्लेन में है, ना ये वेक्टर ये नीचे वाले प्लेन में है। ठीक है, ये वेक्टर सबसे अलग है ना, ये वेक्टर पूरा बाहर निकला हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये वेक्टर पूरा बाहर निकला हुआ है। तो ये जो थ्री डी में हम देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है, कि बात सिंपल सी है कि अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में यानी कि बस दो एक्सिस तक सीमित नहीं रहा, तो वो फिर थ्री डी वेक्टर कहलाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर कितने कंपोनेंट चाहिए होंगे अपने को, तीन कंपोनेंट चाहिए होंगे। जब टू डायमेंशन में था, प्लेन में था, तो हमने बस दो ही कंपोनेंट लिए थे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। बट जहाँ पे थ्री डी वाली बात आती है तो यहाँ पे तीन एक्सिस आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखो तो एक्स वाला भी है, वाई भी, और एक और आ गया जेड। समझ में आ रहा है, तो जैसे कि आपका यहाँ पे आर वेक्टर है, तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसके कौन से कितने कंपोनेंट है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। एक होगा इसका वो कंपोनेंट जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, एक वो कंपोनेंट जो है अलोंग वाई एक्सिस, और एक वो कंपोनेंट जो है अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये चीज। और जब मैं इसे लिखूंगा, इस वेक्टर को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अच्छा आर एक्स वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, एक सेकेंड, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है,
अब एक चीज़ और कि अच्छा ये वेक्टर के फॉर्म में, पहले तो मैं, ये वेक्टर है तो इसका मैं मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ। हाँ, लिख दिया मैग्नीट्यूड। बट ये वेक्टर था, मैग्नीट्यूड लिखना बस इनफ नहीं होगा, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अच्छा, आरएक्स का डायरेक्शन क्या था? इसका डायरेक्शन था अलोंग द एक्स एक्सिस। और अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर होता है यहाँ पे आई कैप। यही होता है ना? तो ये बता देगा डायरेक्शन कि हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। सेम आर वाई वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स यूनिट वेक्टर? कि अच्छा, इसका लिख लेते हैं हम पहले मैग्नीट्यूड, फिर बताएंगे अच्छा आर वाई वेक्टर मतलब ये वो कंपोनेंट है जो कि है अलोंग दी वाई एक्सिस। और अलोंग दी वाई एक्सिस कौन सा वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला यूनिट वेक्टर होता है? जे कैप। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा भी आ गया है, आर जेड। इसका लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड। और इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? इसके अलोंग होता है यूनिट वेक्टर के कैप। तो बस तीन चीजें आ गई और कुछ नहीं। पहले दो दो तक सीमित था, अब तीसरा भी आ गया, के कैप, या यूनिट वेक्टर के कैप आ गया अलोंग दी जेड एक्सिस, जो कि मुझे डिस्क्राइब करा रहा है जो कंपोनेंट है इन दी अलोंग दी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर आपका एक 3D वेक्टर जहां पे तीनों कंपोनेंट है। और फिर वही काम कर सकते हैं अगर मुझे निकालना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो क्या होगा तरीका? जैसे कि इसके पहले हमने क्या किया था, हमने जब मैग्नीट्यूड निकाला, है ना, मैग्नीट्यूड हमने जब निकाला वेक्टर का, जो कि ये वेक्टर था, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या किया मैंने, अंडर रूट में उसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया। इसके जो भी कंपोनेंट्स है ना, उनका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। बोलना मत, ये आपका वेक्टर था ना, ये देखो यहाँ पे, ये आपका वेक्टर था। तो मैंने जब इसका मैग्नीट्यूड लिखा, आर वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड लिखा, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट में इनके जो कंपोनेंट है आई कैप और जे कैप, ठीक है, इनका जो भी कंपोनेंट है आर एक्स और आर वाई, इनका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। वैसे मैं यहाँ पे करूंगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसके तीन कंपोनेंट हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड। तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा इस वेक्टर का, तो क्या करूंगा, अब अंडर रूट में तीन चीजें आ जाएंगी। एक तो पहला होगा आपका आर एक्स का स्क्वायर, दूसरा होगा आर वाई का स्क्वायर, और तीसरा होगा आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द 3D वेक्टर। ठीक है, अंडर रूट में तीनों ही कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन। क्लियर है आपको? ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हम ये चीज बहुत बार रिपीट करेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कुछ। ये ऐसा है कि v1 वेक्टर आपको दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप, और v2 वेक्टर आपको गिवन है -6i कैप प्लस 5j कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ठीक है, सो ऐसा आपको काम करना है कि ये दो वेक्टर का एडिशन करना है पहले, और फिर जो आएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, तो एक वेक्टर ही मिलेगा आपको, और उसका फिर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो करते हैं इसे ध्यान से। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों का एडिशन करना है। सो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का मैं अगर एडिशन करूंगा, तो पहले v1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस v2 वेक्टर क्या है, -6i कैप प्लस 5j कैप। अब ऐड करोगे कैसे, जो आई वाले कंपोनेंट है आई वाले कंपोनेंट के साथ सॉल्व करो। जैसे कि 2i कैप है और -6i कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4i कैप। ठीक है, फिर -3j कैप प्लस 5j कैप, ये कितना हो जाएगा, +2j कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तो v1 प्लस v2 वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो मैं लेट से ये ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट यही रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अगर मुझे कंपोनेंट दिए तो मैं कैसे निकालूंगा, बोले तो नहीं हो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जैसे कि यहाँ पे 2D वेक्टर मुझे दिख रहा है, तो अंडर रूट में दोनों ही कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन करना होता था हमें। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दो दो कंपोनेंट है, तो अंडर रूट में हम क्या करेंगे, एक पहले करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 का स्क्वायर।
अच्छा ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में, -4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 20। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 20 को हम क्या बोल सकते हैं कि ये होता है 4 5 या 20। लगे तो आंसर निकाल सकते हो आप एग्जैक्टली जो पॉइंट में कुछ आएगा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे भी हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख के छोड़ सकते हैं। फिर अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, और यहाँ बचेगा √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन पता करना है, यानी कि मैं थीटा के लिए अगर इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था कि tan इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX। याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला था कि पहले y कंपोनेंट आएगा, उसके नीचे x कंपोनेंट होगा। सो tan इनवर्स ऑफ, अच्छा इस वाले वेक्टर में y वाला कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, और x वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, -4 है ना। सो ये हो जाएगा 1/2, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ये होगा आपका tan इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, सो ये बन रहा है थीटा। इसके आगे सॉल्व नहीं जरूरत है करने की। अगर ऐसे महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है, सो इतने पे भी आप खत्म कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि tan की जो वैल्यू है वो आप ये वैल्यू तब सॉल्व करो जब आपके सामने लॉग है। ठीक है, और उसके साथ ये भी ज़रूरी कि टाइम है, तो जाओ इस चीज़ के लिए, वरना यहाँ पे छोड़ा तो भी चलेगा। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, जैसे कि एमएससी लेवल की बात करें, तो वहाँ पे एग्ज़ैक्ट वैल्यू पूछते नहीं हैं, यहाँ पे ऐसे ही खत्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉग अलाउड नहीं होते, नेचुरल टैंजेंट्स वाले टेबल अलाउड नहीं होते। तो अब यहाँ तक ही आएँगे। बहुत होगा तो बोर्ड तक डेडिकेटेड आंसर हो सकता है, तो लॉग दिया आपको अगर पे एग्ज़ाम में, कर देना। जैसे मैंने आपको मेथड तो बता ही दिया है, और नहीं दिया है तो भाई अपना काम तो आसान ही हो रहा है, यहाँ पे आके ख़त्म कर दो, इसके आगे नहीं जाना है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ये आपका न्यूमेरिकल। ऐसे और भी न्यूमेरिकल आपको टेस्ट में मिल जाएँगे, जाओ और सॉल्व करो। इन केस कोई डाउट आपको अगर मिलता है, तो आओ मुझसे शेयर करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिज़ॉल्व करने के लिए। तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो मेरे इस वीडियो को, और चैनल को थोड़ा-सा आप लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? सो शेयर करो इस चैनल को भी, वीडियो को, जो भी आपको मिले सबको शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और कुछ भी दिक्कत हो या कोई भी चीज़ हो कमेंट करो, ठीक है? I will always available and very well try to resolve all of your problem. I will dedicatedly try to resolve your problem. ठीक है, तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स। तब तक के लिए ध्यान रखो, बढ़िया से रहो, खाओ पियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।